अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप आप सारे ठीक होंगे। आप लोग के एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से हो गए होंगे। और आज 31 तारीख़ है, तो आप लोग आई होप के सारे फ्री हो चुके होंगे। जो आज फ्री हुए हैं थोड़ा सी एक दिन की रेस्ट मारें और उसके बाद काम पे लग जाएं। जो कल परसों फ्री हुए हैं तो उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये वीडियो आज ही देख के कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो जानी चाहिए अगले 1-2 दिनों में। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वैसे मतलब बहुत पहले मुझे बना लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं ख़ुद भी बिज़ी हूँ। कुछ एक दो तीन चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं इसके साथ। दूसरा, आप लोगों के भी एग्ज़ाम्स थे, तो उसने थोड़ा सा मुझे कैच दे दिया कि यार मैं थोड़ा सा अपने और कामों को टाइम दे सका। अच्छा, एनीवेज़, सबसे पहली चीज़ ये कि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों को मुझे लग रहा है अभी तक आइडिया नहीं कि यार उन लोगों ने करना है कि रिपोर्ट क्या चीज़ है और रिपोर्ट बनानी अभी किस चीज़ की है। यूजुअली जितने भी प्रोजेक्ट्स और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप पहले ये करते हैं कि आप पहले पूरा प्रोजेक्ट और सारी चीज़ें मतलब आप कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो शेयर करते हैं, जो एक यूजुअल आप सपोज लैब रिपोर्ट्स का आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन टाकरा का क्या एक एक वो है कि वो ये सोच रहे हैं कि यार हम पहले से यूवी बना चुके हैं, सारा कुछ हम कर चुके हैं और हमने उनको पहले से एक रिपोर्ट देनी है। और उसकी फ़ाइनल डेमोंस्ट्रेशन जो है वो फ़्लाइट का जो दिन होगा वही वही उसी दिन को हम सारा कुछ उधर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जिन लोगों को बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, तो थोड़ा सा दिल थाम के इसको देखिएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, हम टाकरा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में हो गई कंपटीशन। इसका सारी चीज़ों का आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है। अब इनका ये एक इवेंट है, फ्लाई योर ओन प्लेन। इनके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। और ये उसका एक रूल बुक है जो ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया गया है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सब जो है ना रूल बुक को पढ़िएगा। ठीक है। रूल बुक में बहुत ज़्यादा चीज़ें, पहले वाला जो उनके एक रूल बुक था जो पुराना था, उसमें कुछ चीज़ें डिटेल बनी थी, लेकिन इसमें रिपोर्ट के हवाले से और ग्रेडिंग के हवाले से और मिशन प्रोफाइल के हवाले से ना सारी चीज़ें इन डिटेल बताई गई हैं। ठीक है। तो आप लोग अगर ये पढ़ेंगे तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि यार आप लोगों ने बनाना क्या है। उसके बाद आती है दूसरी चीज़, रिपोर्ट वाली। तो वीडियो के लिहाज से मैं देखता हूँ कि अगर सपोज़ वो मुझे लगता है कि इस वीडियो में वो सही तरीके से या एक इंटरेस्टिंगली कंटिन्यू होता है, तो इसी वीडियो के मैं ही रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। अगर मुझे लगता है कि चीज़ थोड़ी सी बोर हो रही है, तो मैं इसको इधर ख़त्म करके अगली वीडियो एक और बना लूँगा। ठीक है। अच्छा, अब फ्लाई योर ओन प्लेन के अंदर जो है ऑब्वियसली ये वही एक नैरेटिव को लेके चल रहे हैं कि डिज़ाइन बिल्ड एंड फ्लाई, DBFC बेसिकली। ठीक है। तो अब अच्छा, ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता चुका हूँ कि यार देयर इज़ अ डिज़ाइन, उसके बाद देयर विल बी अ वाइवा ऑन द कंपटीशन डे। और 55% मार्क्स जो हैं वो फ्लाइंग के हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन डिटेल मैं नहीं बताऊंगा। 100 मार्क्स है सारी चीज़ों के, ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। आप लोग भी एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब डिज़ाइन रिपोर्ट्स के जो है वो 25 मार्क्स हैं। ठीक है। और वाइवा के 20% मार्क्स हैं। जहाँ तक डिज़ाइन रिपोर्ट की बात है, तो ये तो अभी आप लोग के अपने ही हाथ में है कि आप 25% को इधर ही कैच कर लो। 20% डिपेंड्स ऑन द ऑन योर स्टडी। अच्छा, इधर एक चीज़ और कि मैं ख़ुद चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं ख़ुद एयरक्राफ्ट डिज़ाइन को पढ़ रहा हूँ। ठीक है। दो आई एम एवियोनिक्स इंजीनियर, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ रहा हूँ कि जितना सपोज़ मैं आप लोगों के लिए चीज़ें सिंपल बना सकूँ। हर 3-4 ग्रुप्स में जो है एरोस्पेस डिपार्टमेंट के फ़ाइनल ईयर से भी लोग हैं और थर्ड ईयर के भी कुछ लोग हैं, लेकिन फ़ाइनल ईयर वालों को बेहतर आइडिया है एरो व्हीकल डिज़ाइन का। ठीक है। ये उनका एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर वो एरो व्हीकल डिज़ाइन एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट में एरो व्हीकल परफॉर्मेंस पढ़ते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी वगैरह भी आ जाती है। और उसके बाद मतलब 4-5 उनके एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जो उस डिपार्टमेंट के नहीं हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। कुछ बुक्स अवेलेबल हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। अभी दैट्स नॉट द प्रॉपर टाइम फॉर दैट, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं उसमें,
तो मैं आप लोगों के साथ बुक शेयर कर लूँगा, मतलब एयरक्राफ्ट डिज़ाइन के मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। एक रेमर एक ऑथर है जिसने एक पूरी बुक लिखी हुई है, कोई 1000 पेजेस की, उसकी 2-3 बुक्स हैं, लेकिन एक जो यूजुअली हम फॉलो करते हैं, तो एक वो टेक्निक है, एक लॉफ्टन्स टेक्निक है जो बहुत पुरानी है, बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, और एक है रॉस्कम की। ठीक है, अब रॉस्कम साहब ने जो है बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसकी 7 वॉल्यूम्स हैं फिर, और वो रेमर से पुरानी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिज़ाइन है, तो उसमें डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अब व्हाट डू आई मीन बाय डिटेल्स, ये आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तब आइडिया होगा। ठीक है, एक और अभी कोई डिज़ाइन आया हुआ है, मतलब एक अभी कोई एक ऑथर है जिसने उस पर कुछ उसमें कुछ अपडेट्स किए हैं हमें। एक और बंदा है विद सम न्यू नेम, मुझे याद नहीं अब, लेकिन आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा अगर मेरे जहन में आए। ठीक है, ये वैसे थोड़ी सी साइड वाली चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब 100 मार्क्स हैं वाइवा। अच्छा, ये बात मैंने की क्यों थी, ये मैंने इसलिए की थी कि मैं ख़ुद चीज़ें पढ़ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज द रीडिंग कंटेंट फॉर यू पीपल, लेकिन यू ऑब्वियसली नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर लाइक दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, आप लोगों को ख़ुद चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आप लोगों को ख़ुद अपने अंदर क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तो देन यू विल बी एबल टू ग्रैब दिस 20% ईजीली। ठीक है, जहाँ तक आ गई फ्लाइंग की बात, तो ऑब्वियसली अगर आप मेहनत करोगे फैब्रिकेशन में तो इट विल फ्लाई वेल। DBFC के एक जज ने हमें कहा था कि अ प्लेन विच लुक्स गुड फ्लाइज, प्लेन विच लुक्स वेल फ्लाइज वेल, या इस तरह कोई चीज़ उसने कही थी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर फैब्रिकेशन एंड देयर इज़ सम कंट्रीब्यूशन ऑफ लक ऑल्सो इन दैट। ठीक है, तो लेकिन ऑब्वियसली अगर आप मेहनत करते हो तो इट विल फ्लाई वेल। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हो गई, कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। स्केजुअल रिपोर्ट मस्ट बी 15 डेज अगो। 8 फरवरी जो है हमारी डिज़ाइन की एक डिज़ाइन रिपोर्ट की डेडलाइन है। ठीक है, अब डिज़ाइन रिक्वायरमेंट जो है आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इधर, जब भी कोई डिज़ाइन स्टार्ट होता है ना, इधर से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इधर से पहले से सिर्फ तमहीद में थोड़ी सी बांध रहा था। ठीक है, जब भी कोई डिज़ाइन स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है डिज़ाइन रिक्वायरमेंट से। ठीक है, जो भी डिज़ाइनर एक डिज़ाइन स्टार्ट करता है तो वो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करता है। जस्ट अ सेकंड यार। अच्छा, वो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करता है, और डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के बेस पे वो अपनी एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को करता है, या एक कॉन्सेप्ट को वो सिलेक्ट करता है कि यार किस तरह का, किस कॉन्फ़िगरेशन का उसने जहाज़ बनाना है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, जो मेन उसका सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नॉट द एंटायर डिज़ाइन, वो बाद में डिटेल डिज़ाइन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको एक स्पेसिफ़िक शक्ल के अंदर जो है, मतलब हर एक जो आपको, मतलब सपोज़ जो दो मेजर एयरलाइनर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक बोइंग है एक एयरबस है। ठीक है, अब ये दोनों एयरलाइंस के लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, या मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो बोइंग जो है अगर किसी से डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स लेती हैं, तो वो जो अगला बंदा है वो उसको एक बिल्कुल ले मैन वर्ड्स में कहता है कि यार मुझे एक ऐसा जहाज़ चाहिए जो 2 घंटे उड़े, और ये उसका मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, और इस साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं गैराज में मैंने उसको खड़ा करना है, नॉट गैराज हैंगर, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसिंग है, तो एज एन इंजीनियर आप लोगों ने फिर उसे खुद इंटरप्रेट करना है कि यार अब साइज़ मैंने इतना रखना है और मैंने इंड्योरेंस इतनी रखनी है, मतलब 2 घंटे मैंने उसको उड़ाना भी है, लेकिन साइज़ बहुत छोटा है, तो मैंने क्या ऐसी रॉकेट साइंस लगानी है जो मैं उसको 2 घंटे उड़ा सकूँ। तो उस बंदे ने जो आपको डिज़ाइन रिक्वायरमेंट दी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली जो आपको सारी चीज़ें एक प्लग इन करनी है फार्मूलाज के अंदर, वो उस शक्ल में हो। ठीक है, तो आपने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट को ख़ुद थोड़ा सा एक इंटरप्रेट करना है कि यार इसका असल मतलब क्या है। अब इन सारी जगहों में आप लोगों को जो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है 2200 mAh और 12 वोल्ट्स। अब और ये 2.5 kgs और ये 2 मीटर्स। ठीक है,
2200 mAh की बैटरी की आप लोगों के पास एक लिमिटेशन है, और 12 वोल्ट्स की बैटरी की आप लोगों के पास एक लिमिटेशन है। 2200 mAh इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी कि 2200 mAh एक एक उसको स्टोर कर सकते हैं, एक चार्ज को स्टोर कर सकती है वो, ठीक है। और 12 वोल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली द बैटरी, ठीक है। अच्छा, अब ये है 1550 mAh, ठीक है। एंड दिस इज़ 3 सेल्स बैटरी। तो 3 सेल बैटरी जो है, ईच सेल कंटेन्स अ वोल्टेज ऑफ लाइक 3.7 वोल्ट्स, ठीक है। अब 3.7 वोल्ट्स एक सेल के हैं, तो ये टोटल जो है बनते हैं 11.1 वोल्ट्स, ठीक है। जब ये बैटरी चार्ज हो जाती है तो ये 12 वोल्ट्स तक पहुंच जाती है। अब लाइपो बैटरीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हम डिस्कशन कर सकते हैं, इस पर प्रॉपर बुक्स और सारी चीज़ें मतलब पढ़ी हुई हैं। और आजकल बैटरीज़ वैसे भी बहुत एक नई चीज़ है, नई तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक फॉर डिस्कशन है। तो मतलब इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है, लेकिन 3 सेल्स की जो बैटरी है वो 12 वोल्ट्स बनाती हैं, और जो ये 1550 mAh है, आप लोगों को मैक्सिमम जो कैपेसिटी अलाउड है वो 2000 mAh है। मतलब इससे छोटी बैटरीज अब देखें, ये बैटरी मेरे पास पड़ी हुई है, ये बहुत छोटी है इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। इसके कंपैरेटिवली ये बहुत छोटी बैटरी है, लेकिन ये 4 सेल्स की बैटरी है, ये 14 वोल्ट्स की है। अब बताने का मकसद क्या है कि आप लोगों के पास बैटरी का एक जो कैपेसिटी है वो आप लोगों को लिमिट कर दी है, और वोल्टेज आप लोगों को लिमिट कर दी है, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को शायद आइडिया ना हो इन सारी चीज़ों का, ठीक है। 2.5 kg वेट का आप लोगों के पास कंस्ट्रेंट है। अब डिज़ाइन के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब इतना मतलब आरसी प्लेन्स के हवाले से ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग फैब्रिकेशन में ना बहुत ज़्यादा गंद नहीं कर रहे, मतलब हर जगह पे ग्लू लगाना और लकड़ी भी यहाँ भी लगा देना और सारी चीज़ें मेटल्स भी अंदर लगा लेना, तो तब वो 2.5 kg क्रॉस कर जाएगा, और फिर वो उड़ने का भी उसमें वो होता है। तो मतलब अगर आप नीटली जहाज़ को बना तो आई डोंट थिंक के किसी का 2.5 kg से ज़्यादा चला जाएगा। विंग स्पैन इज़ द विंग द लेंथ ऑफ द विंग फ्रॉम वन टिप टू अनदर टिप, ठीक है। और ये 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इधर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ डबल ई वालों को या मैकेनिकल वालों को ऑब्वियसली नहीं पता होंगी, तो उसके बारे में एक अलग से हम कोई मीटिंग या इस तरह कोई चीज़ रख सकते हैं जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको समझाऊँ, मतलब विंग स्पैन क्या है, फ्यूज़ेलाज क्या है, टेल क्या है, लिफ्ट ड्रैग, ये सारी बिल्कुल जो इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस के एक सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं, एवियोनिक्स और एरोस्पेस में पढ़ाई जाती हैं, बाकियों को नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो वी कैन हैव अ मीटिंग और आई कैन रिकॉर्ड अनदर वीडियो फॉर यू पीपल, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, must be propeller driven and with an unmodified over the counter electric motor may multiple use। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार मतलब क्या चीज़ें हैं ये। रफ मे बी ऑफ कन्फिग्रेशन, मतलब आप ड्रोन नहीं बना सकते हैं लाइटर देन एयर। अच्छा, लाइटर देन एयर की चीज़ आ गई। अच्छा, लाइटर मतलब आपने एक सिंपल आप ड्रोन नहीं बना सकते हो आप लोग, और ना लाइटर देन एयर कोई चीज़ बना सकते हो। लाइटर देन एयर से मुझे याद है कोई भी चीज़ अगर आप उसकी डेंसिटी या मतलब उसका वेट जो है ना, आप उसको हवा से कम करें तो ऑब्वियसली वो ऊपर जाने लगता है। तो लाइटर देन एयर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हॉट एयर बलून्स आती हैं, और एक आते हैं एक और उसका बहुत प्यारा थोड़ा सा डिफरेंट सा नाम है उसका, मुझे याद नहीं है, लेकिन यूजुअली जो एयरशिप्स होती थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो काफ़ी यूज़ हुई थी। हॉट एयर बलून्स भी जो है लेट 80s में जो है 1780s के अंदर जो है ये 1780s या पता नहीं 1880s के अंदर ये कोई यूज़ हुई थी फॉर मिलिट्री पर्पजेज़। इस पे यूएस एयरफोर्स का एक बहुत मज़े का आर्टिकल है, उनके वेबसाइट पे ही पढ़ा हुआ है, वो जाके एक दफ़ा अगर छोटा सा एक सिर्फ डेफिनेशन के हवाले से उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ऐसी एक एडिशनल चीज़ मुझे याद आ गई। अच्छा, टीम मस्ट यूज़ द ट्रांसमिट, यह सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसमें आप लोग मतलब कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जगह हो जाएगा अगर मैं एक एक पॉइंट को पढ़ूँ। अब इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए, ये टेक ऑफ डिस्टेंस 70 फीट है, ठीक है। और मस्ट कंप्लीट 1360 टर्न इन अपोजिट ऑफ द फ्लाइट पैटर्न।
ठीक है। अब ये दो चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी ज़रूरी हैं कि उसने 360 एक लूप करना है और एक 70 फीट उसका मैक्सिमम टेक ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए। विद इन 70 फीट इट शुड टेक ऑफ द रनवे। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डिज़ाइन के अंदर ना आप लोग फिर देखते हो। अब इतना इन डेप्थ डिज़ाइन करना है या नहीं, ये थोड़ा सा भी अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें यूजुअली जो एक्चुअली एयरक्राफ्ट आप डिज़ाइन कर रहे होते हो तो आप टेक ऑफ डिस्टेंस को देख रहे होते हो। ठीक है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मैं स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा अभी के लिए। ये 3 मिशंस आ गए। एक विद पे लोड है, 4 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने कंप्लीट करना है। एक विदाउट पे लोड है, दूसरा भी विद, अच्छा ये विदाउट पे लोड है पहले वाला, ये विद पे लोड है। कुछ आप लोगों ने पैटर्न, सर्किट पैटर्न और मतलब उस तरह वो जो भी मिशन जो होंगे वो हमें उधर बता देंगे मिशन 1 के हवाले से। आई गेस इस तरह कुछ है, क्योंकि मिशन 1 में स्पेसिफिकली किसी मिशन का नहीं बताया। ठीक है। ऑल मनूवर्स मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 4 मिनट्स। अब मनूवर्स क्या है ये आई गेस हमें उधर ही बताएंगे। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। ठीक है। 200 ग्राम्स के पेलोड के साथ दूसरा मिशन करना है और सर्किट पैटर्न्स करने हैं और फिर लैंड करवाना है। ठीक है। आखिरी मिशन और सबसे इंटरेस्टिंग मिशन इंशाल्लाह इसमें हमारी सारी टीम्स जीतेंगी, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर चलो ये उधर उधर ही डिस्कस है, अभी मैं सीक्रेट को नहीं रिवील करूँगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा जनरल मिशन स्पेसिफिकेशंस वही चीज़ें। ठीक है। अब इधर आ जाती हैं आपकी सबसे जो अभी फेवरेट चीज़ें हैं। ठीक है। डिज़ाइन रिपोर्ट। अब डिज़ाइन रिपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो इन लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान कर लिया। इन्होंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि यार आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। ठीक है। फॉर्मेट, कंप्लीटनेस और रीडेबिलिटी, इन सारों के भी इसमें स्कोर्स हैं। एग्जेक्टिव समरी 10 पॉइंट्स की है, मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस, एक्सीड अगर कर गई तो 0। प्रोवाइड अ समरी डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेलेक्टेड डिज़ाइन एंड वाई इट इज़ बेस्ट सोल्यूशन। अब ये मैं एग्जाम्पलरी सिर्फ इस लाइन को रीड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद कर लेना। प्रोवाइड अ समरी डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेलेक्टेड डिज़ाइन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट सोल्यूशन टू द स्पेसिफिक मिशन रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब मिशन रिक्वायरमेंट आप लोगों को मिल गई ऊपर, आप लोगों ने खुद उससे थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लिया कि यार 70 फीट रनवे है, 2 मीटर्स का विंग स्पैन है, 2.5 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता, बैटरी की भी एक लिमिटेशन है। तो आपको ना उन लोगों ने एक डब्बे के अंदर बंद कर लिया कि यार इसके अंदर अंदर आप लोगों ने जहाज़ बनाना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ आप लोगों को के साथ मैंने जो DBFC की रिपोर्ट्स शेयर की हैं। ठीक है। उसमें से मैं अपनी ही रिपोर्ट उठा लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब ये थी मैवरिक की ही रिपोर्ट है। अब जो मैंने उधर से ये पॉइंट पढ़ा है कि यार आपका डिज़ाइन क्यों बेहतर है। ठीक है। तो डिज़ाइन प्रोसेस डिज़ाइन रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद आप ट्रेड ऑफ्स करते हो थोड़े बहुत कि यार मेरे पास ये ऑप्शंस मौजूद है और हम जो है ये सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके उसके उस पे जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एयरक्राफ्ट जब भी आप बनाते हो तो आप उसको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर ना तोड़ दो। ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब सपोज़ मैं विंग से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अब विंग जो है आप मुख्तलिफ शक्लों में ले सकते हो। टेपर्ड विंग ले सकते हो आप, आप एक तरफ से टेपर्ड मतलब या दोनों मतलब तरफ से टेपर्ड हो गया आप, अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है। आप ट्विस्ट उसके अंदर ला सकते हो विंग के अंदर। ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा ना एक अगर इस एक्सेस से आप ऊपर से देखोगे तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है। फिर विंग के फ्यूज़लेज के साथ लगाने की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब आप उसे देख सकते हो। ये देखें आप एलिप्टिकल विंग है, आपके पास रेक्टेंगुलर विंग है, आपके पास टेपर्ड विंग है। ठीक है। अब सिर्फ विंग को अगर आप ले लो तो उसके मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, फ्यूज़लेज को ले लो उसके मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, टेल को ले लो उसके मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को तोड़ के फिर अलग अलग एक एक चीज़ को सिलेक्ट करते हो और फिर उसको दोबारा जोड़ के एक एयरक्राफ्ट आपका बन जाता है। मतलब सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो विंग सेलेक्ट करना है ना वो मैंने टेपर्ड सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इन रीजंस की वजह से वो बेहतर है। ठीक है।
मैंने जो फ्यूज़लॉज सेलेक्ट करना है, ये देखें, ये फ्यूज़लॉज की सारी टाइप्स और सारी चीज़ें, ट्विन फ्यूज़लॉज और सारी चीज़ें इधर बता दी हैं। और मैं कहता हूँ कि यार मैंने फ्यूज़लॉज जो सेलेक्ट करना है वो मैंने ये करना है, माउंटेड पुशर, ठीक है, और इन रीजंस की वजह से वो बेहतर है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आप लोग को बेहतर तरीके से विजिबल हो, ठीक है। इन रीजंस की वजह से वो फ्यूज़लॉज बेहतर है, ठीक है। अब फिर आप जाते हो, हाँ, अच्छा, विंग का फ्यूज़लॉज के साथ उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। हाई विंग होता है, मिड विंग होता है और लो विंग होता है, ठीक है। अब हाई विंगर क्यों बेहतर है, इन रीजंस की वजह से वो बेहतर है। मतलब आप ट्रेड ऑफ्स करते हो, तो यू स्टार्ट विद द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, फिर आप देखते हो कि कौन कौन से मतलब आपने ट्रेड ऑफ्स करने और कौन सा आपके आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन बेहतर है, ठीक है। तो ये हम आराम आराम से एक एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहे थे। अब टेल है, टेल में जो है कन्वेंशनल टेल आ जाती है, ठीक है। मैं अपनी टीम के लिए अभी इस दफ़ा कन्वेंशनल बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें टी टेल आ जाती है, वी टेल आ जाती है और एच टेल आ जाती है, ठीक है। और भी पता नहीं, शायद इसके और के अकसाम भी हो, क्योंकि एविएशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, ठीक है। तो और कौन सी टेल बेहतर है, आप उसके लिहाज से उसको एक सेलेक्ट कर दो। हमने पिछले उसके अंदर जो DBFC के लिए किया था, हमने एच टेल सेलेक्ट की थी, ठीक है। क्योंकि जो ट्विन बूमर था उसके साथ ये बहुत अच्छा सूट कर रहा था और उसमें मतलब फिर बहुत मसला हो जाता अगर हम ये ना करते। इस दफ़ा मैं कन्वेंशनल सिंपल टेल बना रहा हूँ, जो कन्वेंशनल टेल है, ठीक है। अब आप लोग भी इस तरह से टेल चूज़ कीजिएगा, विंग का कन्फिग्रेशन चूज़ करें। और अगर आपने कन्वेंशनल डिज़ाइन ही बनाना है, ओवरऑल कन्वेंशनल डिज़ाइन मींस जो एयरलाइनर्स की जो शक्ल होती है, ठीक है, जो सिंपल पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है उसकी जो शक्ल होती है वो कन्वेंशनल डिज़ाइन होता है। तो अगर आपने कन्वेंशनल बनाना है तो उसके अंदर टेल्स के ये 3-4 अकसाम हैं। विंग अगर आप लोगों ने टेपर्ड करना है तो टेपर्ड फैब्रिकेशन के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपने रेक्टेंगुलर रखते हैं तो रेक्टेंगुलर रख लें। और कन्वेंशनल डिज़ाइन के अंदर सबसे जो मतलब ज़्यादा चेंज होने वाली चीज़ें है फ्यूज़लॉज। आप फ्यूज़लॉज गोल बनाओ, स्क्वायर शेप के अंदर बनाओ, जिस तरह से भी बनाना है, तो मेन जो आपका एक शक्ल जहाज़ की होती है वो फ्यूज़लॉज ही बना रहा होता है। लैंडिंग गियर की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, आप कौन सा लैंडिंग गियर चूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। इसके बाद ये सारे फार्मूलाज और ये चीज़ें आ जाती हैं। ये ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर तो मैं नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन अच्छा, अब आप लोगों को एक बेसिक क्राइटेरिया पता चल गया कि आप लोगों ने सेलेक्ट किस तरह से करना है, ठीक है। अब आप लोग जाओ गूगल पे और आप लोग 2-3 वेबसाइट्स में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, उसको आप लोग ज़रा देखिएगा, ठीक है। एक aeroflot.com है, एक rc-plans.com है, ठीक है। और एक है आउटर जोन, ठीक है। आउटर जोन को तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन RC प्लान्स और एरोफ्लिट को मैं बहुत यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, अल्लाह खैर। चलें, ये अभी नहीं चल रहे, इस पे मैं देखता हूँ यार इसका मैं क्या करूँ। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन 2 वेबसाइट्स पे जाना है। इन 2 वेबसाइट्स पे ना बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। इन 2 वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एक aeroflot.com और एक rcplans.com, rc-plans.com, ठीक है। अब इन पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उसके प्लान्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इन rcplans.com में तो डिटेल्ड प्लान्स भी कुछ में से मिल जाएंगे आप लोगों को। एरोफ्लेड पे पता नहीं, सिर्फ वो एक शक्ल होती है, लेकिन आपको फिर भी एक वैलिडेटेड डिज़ाइन कुछ ना कुछ हद तक मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वेबसाइट्स मिले तो आप बेशक उस पर जाके देखें। फ़्लाइट टेस्ट पे काफ़ी डिज़ाइन पड़ी है, लेकिन फ़्लाइट टेस्ट के इट इज़ मोर ऑफ अ हॉबियस्टिक या इट्स मोर ऑफ अ फंड प्लेन रादर देन डिज़ाइंड प्लेन, ठीक है। तो आप लोगों ने इस उसमें जब जहाज़ सेलेक्ट करना है तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि आप हॉबियस्टिक या एक फ़न प्लेन ना सेलेक्ट कीजिएगा। आप जो एक क्या मतलब डिज़ाइंड या इंजीनियर्ड एक उसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। आप फ्लाइंग विंग सेलेक्ट कर लें, आप कैनार्ड्स के साथ कुछ का सेलेक्ट कर लें। 1-2 टीम्स ने बताई भी थी कैनार्ड्स के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं अब इस डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के साथ वो कितने हद तक मैच करता है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो बेशक गो विद इट, ठीक है। अब लास्टली आप लोगों ने इस पूरी वीडियो का मकसद क्या है, आप लोगों ने करना क्या है, करना ये है कि आप लोगों ने जो रूल बुक है उसको सारा पढ़ लेना है। फिर जो रिपोर्ट्स हैं उसको थोड़ा सा एक गो थ्रू कर लेना है।
और उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि जो रिपोर्ट्स के अंदर जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं प्रिलिमिनरी डिज़ाइन से पहले पहले कंसेप्चुअल डिज़ाइन वाले पार्ट्स आप थोड़ा सा एक उसको आईबॉल कर लें ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि यार उनमें से हमने डिज़ाइंस को सेलेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस को सेलेक्ट कैसे किया है। फिर आप जो इंटरनेट पे मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट्स देखें, आप अपने अपने कॉन्फ़िगरेशंस सेलेक्ट कर लें। जिनके एग्ज़ाम्स 29 में ख़त्म हुए हैं उनसे तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस शुड बी डन टिल टुमारो इवनिंग। ठीक है, जिनके एग्ज़ाम्स आज ख़त्म हुए हैं तो मतलब ये जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, दिस इज़ नॉट अ टास्क लाइक मोर देन एक दिन से ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन मतलब आप लोग देख लें कि किस तरह से उसको कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ आप लोगों ने एक सिलेक्शन करनी है कि यार आप लोग क्या चीज़ बनाना चाह रहे हो। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक टाइमलाइन शेयर कर रहा हूँ कि यार क्या क्या चीज़ें किस किस डेट तक हमने करनी है, और हमने कुछ चीज़ें प्रोक्योर भी करनी है। तो आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फाइनेंशियल वो चीज़ों के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमने कुछ चीज़ें प्रोक्योर करनी है, उसकी हमने अभी से एक तैयारी करनी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो RC प्लेन्स और इन सारी चीज़ों के सप्लायर्स हैं वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, और इस दफ़ा जितने जहाज़ IST के अंदर बन रहे हैं, मतलब अब 2200 mAh की बैटरीज़ हैं तो वो सारी अब हम 2200 ही लिए जा रही होंगी। ठीक है, तो वो आप लोगों को एक मसला हो जाएगा। फिर एन मौके पे अगर किसी के पास मोटर्स या चीज़ें ना मिलें तो वो भी मसला होगा। और लास्टली एक और चीज़ थी, अब मैं भूल गया, लेकिन दो मेन चीज़ें ये हैं कि एक टाइमलाइन शेयर करना है मैंने आप लोगों के साथ, और एक अच्छा आखिरी चीज़, हाँ, डिज़ाइन रिपोर्ट्स के जो टेम्पलेट्स हैं या जो भी आप लोग रेफरेंस रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसको प्लीज़ कॉपी ना कीजिएगा। ठीक है, वो सिर्फ आप लोगों के एक गाइडेंस के लिए हैं। ठीक है, मतलब सपोज़ मैवरिक वाली रिपोर्ट है तो ऑब्वियसली मैं उसमें से कितनी ज़्यादा चेंजिंग कर लूँगा। ठीक है, मैंने उस पर पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिपोर्ट में से सिर्फ बेहतर ही ला सकूँ, मैं पूरी रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया तो अब उसको चाप ना देना। ठीक है, या वो वेंडेटा और दूसरी बाकी टीम्स जो हैं उनकी रिपोर्ट्स भी ना चाप देना, क्योंकि उन्होंने भी इस दफ़ा ही जाना है और उनकी रिपोर्ट्स भी इसमें ही वो एक माइनर चेंजेस करके जाएंगे। तो ये सिर्फ आप लोग के गाइडेंस के लिए है, प्लीज़ इसको कॉपी ना कीजिएगा। आपने ChatGPT यूज़ करना है, बेशक ChatGPT यूज़ कीजिएगा, लेकिन रिपोर्ट्स को कॉपी ना करें। ChatGPT मतलब वो प्लेजरिज्म नहीं देखेंगे, लेकिन ChatGPT से फिर इस तरह चीज़ें उसमें ना डालिएगा कि वो उसके साथ ताल्लुक़ ही ना हो, या पता नहीं, मतलब वो थोड़ी सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी या प्रॉम्प्ट किस तरह से उसको देना है उसको भी देख लें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आप लोगों को डिज़ाइन के बारे में एक ब्रीफली मैं गाइड करूँ कि किस तरह से आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज ये होता है कि आप जहाज़ के एक इनिशियल जो पैरामीटर्स है ना, या इनिशियल साइजिंग उसको कहते हैं, आप वो सेलेक्ट करें कि यार आपका विंग स्पैन कितना निकलेगा, मतलब आपका विंग एरिया कितना है, उस पर लोडिंग कितनी आ रही है, आप उसका विंग स्पैन कितना है, आपकी फ्यूजोलॉजी की साइजिंग कितनी होगी, आपकी टेल वॉल्यूम कोफिशिएंट या टेल का साइज़ क्या बन रहा है। मतलब चलें वो अगली वीडियो में हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आप साइजिंग करते हो, कैट डिज़ाइंस बनाते हो, उसके बाद मतलब साइजिंग करते हो, उसके बाद आप कैट डिज़ाइन बनाते हो, आप उसकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी की एनालिसिस करते हो, और दिस इज़ एन आइट्रेटिव प्रोसेस। अब मतलब आप शुरू में वेट एस्टिमेशन करते हो, फिर ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं करते हो, उसके बाद आप दोबारा वेट पे आते हो। तो दिस इज़ एन आइट्रेटिव प्रोसेस। हम कोशिश करेंगे कि इसमें आइट्रेशन नंबर 2 ना हो, आइट्रेशन 1 में हम सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि इतना डिटेल में अगर हम जाएंगे हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन एन एयरक्राफ्ट कैन टेक 1 वीक फॉर डिज़ाइन एंड इट कैन टेक 1 डेकेड फॉर डिज़ाइन। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप कितना डिटेल में उस डिज़ाइन को कर रहे हो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।